दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल यू स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस इस समय हम परसेंटेज चैप्टर को कर रहे हैं और ये परसेंटेज चैप्टर का हमारा 5वां भाग है, 5th पार्ट है। इसमें हमने अभी अभी तक कम से कम नहीं तो 40 से 50 क्वेश्चन कर लिए हैं और लगभग सारे टाइप के, जितने भी टाइप के हो सकते हैं, सभी टाइप के बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और आज हम करेंगे 9 से 10 क्वेश्चन आज हम करेंगे, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप इन्हें ध्यान से देखिए क्योंकि ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी आपका CHSL एग्ज़ाम काफ़ी लोगों का छूटा हुआ है, पोस्टपोन होने के बाद में होगा। CGL फ्री होना है, UPSI का होना है, कांस्टेबल की भर्ती आनी है, MTS का एग्ज़ाम होना है, ESIC UDC का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो इन सब में आपका ये चैप्टर बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को या वीडियो को कह लीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में A को B की अपेक्षा 25% अधिक मार्क्स मिले। A को B की अपेक्षा 25% अधिक मार्क्स मिले, B को C की अपेक्षा 10% कम मिले, C को D की अपेक्षा 25% अधिक मिले और D को 500 में से 320 मिले, तो A को कितने मिले। ठीक है, मतलब A को B की अपेक्षा 25% अधिक, B को C की अपेक्षा 10% कम और C को D की अपेक्षा 25% अधिक मिले और D का हमें दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम इसे x मान के करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन इसका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे इसे, हम इसे रेशियो में लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं A, B, C और D। मान लीजिए कि माना जो हमारा D का हिस्सा है वो है 100, मतलब D को 100 मिले हैं। जब D को 100 मिले हैं तो C को D की अपेक्षा 25% अधिक, 100 का 25% कितना होगा, 25, यानी इसे मिले हैं 125। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में B को C की अपेक्षा 10% कम मिले। अच्छा, आप एक बात बताइएगा, 125 का 10%, 10 से भागी तो होगा, यानी 12.5, यानी इसे कितने मिले हैं 112.5। इसमें से हमने 12.5 घटा दिया। ठीक है, और अब A को कितने मिले हैं, A को B की अपेक्षा 25% अधिक मिले हैं। ठीक है, तो हम अगर इसका 112.5 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 से अगर इसे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 28.125। और अगर हम इसमें जोड़ देंगे 112 में तो ये हो जाएगा हमारे पास 140.625। ये हो गई हमारी वैल्यू, ये हो गई A की, ये हो गई B की, ये C की, ये D की। इसमें हमने D को इसलिए मान लिया क्योंकि D से ही सारे रेफरेंस लिए हुए हैं, C को D से, फिर B को C से, फिर A को B से। ठीक है, मतलब C को जो है D से 25% अधिक मिले तो हमने 100 का 25% निकाल के इसमें जोड़ दिया, 125 हो गए। फिर B को C से 10% कम मिले, C का 10% होगा 12.5, वो हमने माइनस कर दिया, इसमें आ गया 112.5। ठीक है, और उसके बाद में फिर A को मिले B से 25% अधिक, तो हमने 112.5 का ये 25% निकाल लिया और 28.125 आया, इसे हमने इसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 140.625। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे कि D दिया हुआ है हमें, यानी D कितना दिया हुआ है 320। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे 100 उनके 320 के बराबर हैं। ठीक है, हमारा 100 उनके 320 के बराबर है, तो A का अंक पूछा है, तो 140.625 की वैल्यू निकालनी है। तो A कितना हो जाएगा 320/100, तो 140.625 कितना हो जाएगा 320/100,
140.625, ठीक है। एक जीरो से ये जीरो कट गया, 5 और ये 16। अब इसे अगर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 एक 5, 5 25, ये आ गया। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 450। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें सबका नहीं निकालना, बी सी का नहीं निकालना है, हमें केवल ए का निकालना था, ठीक है। तो हमने, अगर हम इसे एक्स मान के करते तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि सबका 10% निकालने में प्रॉब्लम होती है। मैम डी का हमने 100 मान लिया, उसके बाद सी का निकाल लिया, इसके बाद में फिर बी का निकाल लिया, फिर ए का निकाल लिया। डी की वैल्यू को हमने इसके इक्वल रख दिया क्योंकि इसने दिया। अच्छा, इसमें 500 का कोई रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि 320 मिले हैं इसे, तो उसी के अकॉर्डिंग ए को जो जितने मिले उतना हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें बी या 500 का कोई रोल नहीं है, जितने मिले हैं ना, आप ये देखिए, ए को भी 500 में से ही 450 मिले हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर आ जाए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना x जोड़ा जाए, ठीक है, x जोड़ा जाए, तो पहले तो 320 का 10% कितना होगा, अगर 10 से भाग देंगे हम 10% आ जाएगा ना हमारा 32। मान लीजिए 32 में x जोड़ दिया हमने 320 के 10% में, ठीक है। ये क्या है, 320 का 10% है, ठीक है। 320 के 10% में हमने जोड़ दिया, किसके बराबर आ गया वो, 230 के 30% के बराबर, यानी 230 का 30%। परसेंटेज निकालना मैंने आपको बता ही रखा है, आप पहला वीडियो इसका देख लीजिए, पार्ट 1 का, जो जिन्होंने बाद में देखा हो वीडियो, आप सारे पार्ट्स को जरूर देखिए, 1 बाई 1 करके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आपको सीरियल से मतलब लेवल से समझ में आ जाएगा कि मैंने स्टेप वाइज सारी चीज़ें बता रखी है आपको, कि कौन सी चीज़ें पहले सीखनी है, फिर कौन सी चीज़ें बाद में सीखनी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। जब यहाँ पे ये करेंगे तो 32 प्लस एक्स और 23 दिया 69, 69, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जाके इधर माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा ये आ जाएगा 37। इसका मतलब क्या है, अगर 320 के 10% में 37 जोड़ा जाए तो वो 230 के 30% के बराबर हो जाएगा। वही था, एक्स हमने मान लिया 320 का, और सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी है, ज़्यादा बची। ये मेंस का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्यों आया हुआ है, क्योंकि इसमें 2 बार परसेंटेज कैलकुलेट करना था, इसलिए इस क्वेश्चन को दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई, शेष बकरियों में 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई। अब गांव में 8,360 बकरियां शेष हों तो मूलतः कितनी, मतलब स्टार्टिंग में कितनी थी, बाढ़ आने से पहले कितनी थी, ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि 100 बकरियां थी, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहले 100 बकरियां थी हमारे पास, माना 100 थी, ठीक है। तो जब 100 थी, 100 के बाद क्या हुआ, 12% बाढ़ में बह गई, ठीक है। तो 12% कितना होगा, 12 ही तो होगा, ये होगा इसमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि बह गई। अब बची हमारे पास 88। उसके बाद में क्या हुआ, 5% बीमारी से, इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि शेष की, ना कि शुरू स्टार्टिंग की जितनी थी, कुल की नहीं पूछा है, टोटल की नहीं, जितनी शेष बची उसका 5%। अच्छा, हम यहाँ पे देखें, अगर इसका 5% निकाला जाए तो आप करेंगे ऐसे, 88 गुणा 5/100, तो ये आ जाएगा 4.4। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे करना है। हमें पता है 10% क्या होगा, इसका 10वां भाग यानी 8.8, और 5% इसका आधा ही तो है, 2 से भाग दे दीजिए, हो जाएगा। तो आपको बिना लिखे करना है, कैसे,
आपने माइंड में सोचा एकदम से कि इसका 10% होगा 8.8 और 5% क्या होगा 4.4, बस 4 पॉइंट कर दीजिए सीधा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 83.6। अब ये हमने 100 माना था, उसके अकॉर्डिंग इतनी बची हैं लास्ट में बाढ़ के बाद, बीमारी से मरने के बाद। तो अब 83.6 उनके कितने के बराबर है 8,360 के। तो एक बराबर क्या आ जाएगा 8,360 बटे 83.6, यानी एक जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पे, ये आ गया 100। एक बराबर तो आ गया 100, ठीक है। तो पूछा क्या है मूलतः कितनी थी, यानी 100, हमने 100 माना तो 100 बराबर कितनी हो जाएगी 100 गुणा 100, यानी हो जाएंगी 10,000, ठीक है। और यही हमारा आंसर, यानी शुरुआत में बकरियां कितनी थी हमारे पास 10,000 थी, जो बाद में कितनी बची 8,360, ठीक है। तो इसमें आपको जो ट्रिक थी इसमें वही वो 5% निकालने वाली, ठीक है। 5% निकालना है आपको, तो आप पहले 10% निकालिए, फिर उसका आधा कर दीजिए। मान लो आपको 15% निकालना होता तो आप 10 निकालिए, उसके बाद उसका आधा और ऐड कर दीजिए, 5% ऐड कर दीजिए उसमें, ठीक है। ये चीज़ें आपको वहाँ पे टाइम बचाएंगी। आप 88 गुणा 5 करेंगे यहाँ पे, ये सब इतना, फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, फिर ये से 20 से काटेंगे, वही आना है। आप सीधा 10 से भाग कर दिए, 10वां हिस्सा आपको पता है 10% 10वां हिस्सा होता है, 8.8 आया, उसके बाद में आप 4.4 कर दीजिए इसे, ठीक है। तो इससे आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का प्रश्न क्या दिया गया है उसे, इसलिए इसकी लैंग्वेज को समझिएगा। प्रश्न दिया गया था उसे 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाएं और उत्तर दशमलव में दीजिए, ये क्वेश्चन था। एक लड़के को ये प्रश्न दिया गया था इतना, ये उसे क्वेश्चन दिया गया था और उसने उत्तर क्या बताया इतना बताया। तो उसके उत्तर में प्रतिशत त्रुटि बताइए, इसका मतलब क्या है उसने उत्तर जो है गलत दिया है और हमें बताना है कि कितने % गलत दिया है उसने आंसर, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका सही उत्तर निकालना पड़ेगा, पहले इसका सही उत्तर निकालना पड़ेगा। अब देखते हैं सही उत्तर क्या आता है। 1/4 प्लस 1/5, इसे 1 में से घटाया है उसने, ठीक है। क्या कैसे आएगा, इसका एलसीएम लेंगे 20 और 5 प्लस 4, ये आ जाएगा 1 - 9/20, यानी आ जाएगा 11/20। जब 20 को 20 में 11 में 20 से भाग देंगे तो हमारे पास ये आएगा 5। कैसे, मैं आपको देके दिखा देता हूँ। 20 11 करेंगे इसमें तो पॉइंट लगाया, 0 बार जाएगा पहले तो 11, फिर पॉइंट लगाया, फिर 20 5 बार 100, फिर 10 बचा, फिर एक 0 लगाया, फिर 5 बार, यानी ये आया, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे हम इसे। 5 आ गया 0.55, ये सही उत्तर है। और गलत क्या है हमारे पास, तो त्रुटि कितनी हो गई, 2 त्रुटि हुई, वो हुई 0.5, ये सही वाला था, और जो गलत उत्तर था ये, इसका मतलब क्या है 0.10 की त्रुटि बताई है उसने, कितने में 0.45 में नहीं, 0.55 में, जो सही उत्तर है उसमें त्रुटि निकाली जाएगी, ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे गलती से 0.45 पे निकाल लेंगे, क्योंकि वो तो गलत उत्तर है, हमें उस पर नहीं निकालना, हमें उत्तर निकालना है इस पे, कंपेरिजन हमेशा इससे होगा, यानी तो प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी, एरर कह लीजिए 0.1/0.55 इंटू 100, ठीक है। एक 0 यहाँ पर लगाएं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसे 2 से काटिए और ये 11 बार, तो ये आ जाएगा 200/11%, ठीक है। हमारा ये आंसर है, ये एरर थी, ये देखिए लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। ये निकालना था हमें कि जो उसने उत्तर दिया है वो कितना गलत है, कितने प्रतिशत गलत है। तो उसके लिए हमें क्या करना था, अगर आपको किसी का उत्तर बताना है कि गलत कितना गलत है, तो आपको सही उत्तर निकालना पड़ेगा पहले। तो हमने सही उत्तर निकाला, 1 में से
घटाया इसे, एक ध्यान दीजिएगा, एक लिखा हुआ है ये, ठीक है। हमने एक में से घटाया तो सही उत्तर आया, ये तो सही उत्तर। ठीक है, सही उत्तर आ गया तो उसके बाद हमने इसमें से गलत उत्तर छाड़ दिए। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां। पेट्रोल की कीमत 60 रुपये पर लीटर से बढ़कर 75 रुपये पर लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना कम करना होगा कि ताकि बढ़ा हुआ खर्च 10% रहे। अच्छा, मैंने आपको पहले क्वेश्चन जो कराए थे फर्स्ट पार्ट या सेकेंड पार्ट में, उसमें क्या था कि जैसे मान लो किसी वस्तु की कीमत 25% बढ़ जाती है तो कितनी खपत कम करें। कीमत की हमें हमारा खर्च उतना ही हो तो क्या करते थे, 25/125 कर देते थे। अगर कम होती थी तो इसे कम कर देते, यानी 1/5 यानी 20%। अभी क्या कह दिया है इसने, आप देखिए, खर्च 10% रहे, बढ़ा हुआ खर्च केवल 10%। इसमें बढ़ा हुआ खर्च 0 नहीं होना, खर्च बढ़ना नहीं है, इसमें खर्च जो है 10% है। उसमें क्या हुआ था, खर्च नहीं बढ़ना था, हमें खपत को कम कर लेनी थी। लेकिन इसमें खपत तो कम करनी है, लेकिन केवल उतनी ही करनी है जितने में केवल हमारा 10% बढ़े। ठीक है, तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है, जब हमारे पास दो इंक्रीमेंट होते हैं परसेंटेज के, बढ़े या घटे, फिर बढ़े या घटे, ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, m1 प्लस m2 प्लस m1 m2 इंटू 100। अब यहाँ पे देखिए, अगर m ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये भी प्लस में रहेगा। अगर बाई चांस पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है तो दूसरा माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप तो m1 m2 माइनस ही आएगा, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। मान लीजिए मैं कहूँ आपसे कि पहले 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया, फिर 10% कम किया, ठीक है, यानी 100 था, फिर उसका 110 कर दिया, फिर 10% कम, कितना, 11 कम कर दिया, यानी हो गया 99। अब ये हमने ऐसे कर दिया। अगर इसे हम फॉर्मूले में रखते 10 माइनस 10 माइनस 10 इंटू 10 100, तब भी वही आता, -1 ही तो हो रहा है, 99 बचेगा, 100 में से घटाएंगे। तो रिजल्टेंट हमें दिया हुआ है यहाँ पे क्या है, यही चीज करनी है। अगर दोनों घट रहे हैं तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो मतलब कहने का ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, m1 प्लस m2 प्लस m1 m2 अपॉन 100। आपको क्या करना है, जो चीज घट रही है उसे माइनस में लिखनी है, और जो बढ़ रही है उसे प्लस में लिखना है, अपने आप ही फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कीमत तो बढ़ रही है लेकिन खपत को हमें कम करना है, तो खपत हो जाएगी माइनस में, और जो रिजल्टेंट होगा हमारा वो 10% होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे m1 है प्लस m2 का फॉर्मूला है प्लस m1 m2 है अपॉन 100, तो जो रिजल्टेंट दिया हुआ है ना वो 10% लेना है हमें यहाँ पे। ठीक है, m1 हमें दिया हुआ है, m1 निकालना पड़ेगा, m1 दिया नहीं है हमें। m1 कैसे निकलेगा, 60 से 75 हो रहे हैं, यानी 15 रुपये बढ़ रहे हैं, कितने पे, 60 पे, 100 करेंगे, 4×25 100, यानी +25 है। m1 जो है हमारा +25, m2 हमें निकालना है, वो -x है, ये 25 और ये -x, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 25 माइनस एक्स माइनस 25x/100 बराबर 10। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करते जाइए, इन दोनों चीज़ों को, x वाली संख्या को उधर, ये 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100, आप उधर लाइए और इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा, 25
-10 इक्वल टू x प्लस 1/4x। तो और आ क्या जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 15 बराबर 4 एकम 4 एक 5, 5/4x। 5 एक 5 दिया 15, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12%। यानी जो कीमत जो है बढ़ रही है हमारे पास, जब कीमत बढ़ रही है हमारे पास 25%, तो हम खपत को कम कर देंगे, कितनी 12% माइनस कर देंगे। तो जो हमारा खर्च होगा ना वो केवल 10% बढ़ेगा, केवल 10% बढ़ेगा। मान लीजिए हम पहले 100 खर्च कर रहे थे तो अब 110 खर्च होंगे। ठीक है, ठीक है ना। मतलब कीमत बढ़ रही है, खपत तो कम करने, लेकिन कम करते हैं और मतलब कितनी कम करनी है हमें, इतनी कम करनी है कि खर्च, अगर 100 पहले खर्च कर रहे हैं तो 100 उतनी ही खर्च हो। तो उसके लिए मैंने आपको पहले बताया था, तो उसमें हो जाता 25/125। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, हमें खर्च की एक लेवल दे दिया, वैल्यू दे दी कि भाई 10% से ऊपर नहीं ले जाना खर्च को। तो उसके लिए फिर हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला वैसे दो दो परसेंटेज जो मतलब कंजिक्यूटिव या क्रमशः परसेंटेज कम कम ज़्यादा हो रही हो, ज़्यादा कम हो रही हो, उनका भी निकालने का काम आता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊँ। वैसे इसका, इस फॉर्मूले का सबसे ज़्यादा यूज आपको लाभ हानि चैप्टर यानी प्रॉफिट लॉस चैप्टर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आगे देखो, ये भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन ये परसेंटेज चैप्टर के थ्रू पूछा गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन में मिले अंक से 22 अंक अधिक मिले। उसे जर्मन में मिले अंक जर्मन और फ्रेंच में मिले अंकों के योग के 28% के बराबर है। फ्रेंच में कितने अंक मिले, इसमें क्या कह रहा है। एक तो मान लीजिए फ्रेंच है एफ, तो वो जर्मन प्लस 22 है, पहली कंडीशन तो ये। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो जर्मन में मिले अंक हैं वो जर्मन प्लस फ्रेंच का 28% है। 28/100%, 28% को यही तो लिखेंगे 28/100। ठीक है, ये है आपका रियल में। पहली कंडीशन क्या है, फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक मिले। दूसरी कंडीशन क्या है, जर्मन में मिले अंक, जर्मन और फ्रेंच में मिले अंकों का योग जी प्लस एफ के योग के 28% के बराबर है। ठीक है, तो फ्रेंच में कितने अंक मिले, फ्रेंच का हमें पूछा है। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये चला जाएगा इधर, 100G इज इक्वल टू 28G प्लस 28F। अब इसमें हमें क्या निकालना है, फ्रेंच का निकालना है। तो हम G की वैल्यू को फ्रेंच में रखेंगे। ठीक है, हम G की वैल्यू को फ्रेंच में रखेंगे। G की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, F-22। तो ये आ जाएगा 100 इंटू F-22 इज इक्वल टू 28। G की वैल्यू F-22 प्लस 28F। F में ही रखना है क्योंकि हमें F का निकालना है। ठीक है, आप G की वैल्यू भी रख सकते थे, लेकिन उसमें G की वैल्यू आएगी, फिर G की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी पड़ेगी, तब F की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100F माइनस 2200 इज इक्वल टू 28F माइनस 28 दूनी 56, 56 5 61 प्लस 28 28F। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा, ये इन दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 56F। ठीक है, वो इधर ले जाएंगे हम, तो 100F माइनस 56F इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 2200 माइनस 616। ठीक है, ये करेंगे 44F इज इक्वल टू 10 में से गए 4, 9 में से गए 8 और 11 में 6 गए 584। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, F की वैल्यू आ जाएगी 584/44। इसे आप काटेंगे 4 से,
4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 छक 24। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है ना ये 1500 आएगा, तो 1500 आएगा तो थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें। 4 से जब काटेंगे और 4 तियाँ 12, 36, 4 24, अब इसे काटेंगे 11 तियाँ 33, 11 66, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 36 आ जाएगा। एफ की वैल्यू यानी उसके जो फ्रेंच में मार्क्स थे वो थे 36। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिए दो कंडीशन अगर आप बना लेंगे, एफ इज इक्वल टू जी प्लस 22 और जी इज इक्वल टू 28/100, जी प्लस एफ का 28%। आप बस इन्हें दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप जी की वैल्यू भी रख सकते हैं और एफ की वैल्यू भी रख सकते हैं। अगर एफ की वैल्यू रखेंगे तो आंसर जी का आएगा, फिर जी से आपको एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इससे अच्छा है आप डायरेक्ट जी की वैल्यू रखिए और इक्वेशन को एफ में बनाइए, जैसे मैंने बना दी सारी इक्वेशन। इस समय सारी इक्वेशन जो है एफ में बन गई है। ठीक है, अब इससे सीधे एफ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में पहले 16% फिर 14% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% घटाया जाता है। मूल संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में क्या होगी? यानी हमें इसे टोटल नंबर, मतलब मान लीजिए कोई आंसर आता है 10.35, तो हमें 10 लिखना है आंसर। मान लीजिए आता है 30.1, तो ये आंसर 30 देना है। ठीक है, इसे कहते हैं निकटतम पूर्णांक में, यानी जो सबसे पास में पूर्णांक हो उसमें देना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले 16 की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो 16 की वृद्धि करेंगे, फिर 14 की वृद्धि करेंगे, उसके बाद प्राप्त संख्या को 30% घटाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, 16 फिर 14 की वृद्धि, फिर 30% माइनस किया गया, ये प्लस किया गया, प्लस किया गया। जब तीनों एक साथ हो हमारे पास, तो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। पहले पहले आप चाहे 16 बढ़ा लो या 30 घटा लो, या 14 बढ़ा दो फिर 16 बढ़ा दो या 30 घटा दो, मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप इसी क्रम में घटाइए बढ़ाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 30 को लेंगे। अच्छा, सबसे पहले मान लेंगे हमारे पास संख्या कितनी है। अब संख्या कैसे मानेंगे उसका भी बताऊंगा मैं आपको। संख्या देखिए, इसमें 3 बार हमें माइनस करना है या प्लस करना है। ये 3 बार माइनस या प्लस करना हो तो मैंने आपको बताया था शायद पिछले पार्ट में, वीडियो में, कि हम 10,000 मानते हैं। ठीक है, या 1,000 मान लीजिए, 10,000 मान लीजिए। ठीक है, इससे आपकी वैल्यू जो है ना वो पॉइंट में नहीं आएगी। तो यहाँ मान लेते हैं 1000। ठीक है, 1000 जब मान लेंगे तो सबसे पहले 1000 में 30 घटाएंगे, 30%, तो 31 में 300 आ जाएगा हमारे पास 700। फिर इसका 16% हम बढ़ाएंगे, 16% हम इंक्रीज करेंगे, तो इसका 16% कितना हो जाएगा, 112। कैसे आया ये, यहाँ पे आप देखिए 700 गुणा 16/100 करेंगे, कट जाएगा 16 सत्ते 112। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना होता है ये। तो ये आ जाएगा हमारे पास 812। अब 812 का 14%, 812 का 14% कैसे निकलेगा, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई की आ जाएगी हमारे पास, मल्टीप्लाई आ जाएगी 11368 और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, जब इसे हम जोड़ेंगे 812 में, यहाँ पे 14%, जब इसे हम जोड़ेंगे इसमें तो हमारे पास आ जाएगा ये 925.68। ये जो हमारा पॉइंट में आ गया ना, अगर हम संख्या को 10,000 मान लेते तो ये भी नहीं आता पॉइंट में। ठीक है, तो कोई नहीं, हमने 1000 माना है तो इससे ही करेंगे अब। अच्छा, जो आया ये फाइनल आंसर हमारा, तीनों को करने के बाद, मतलब 30 घटा दिया, फिर 16 बढ़ा दिया, फिर 14 बढ़ा दिया। ठीक है, तो इससे क्या फायदा हुआ हमें, हमारी वैल्यू मिल गई। अच्छा, 30% पहले यूज करने का फायदा देखा आपने, 1000 का आपको 30% निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई।
अगर ये 16 करते 160 तो इसकी वैल्यू आती है 160, फिर आप घटाते फिर 9 वो 840 बनता, फिर करते तो वो उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वृद्धि हुई है कमी हुई है मूल संख्या में, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कमी हुई है, क्योंकि 1000 से संख्या थी 1000 और हो गई कितनी 925.68। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कमी हुई है। तो कमी कितनी हुई है, 1000 माइनस 925.68 यानी कितनी हो गई 74 माइनस 74.32 की। ठीक है, अब कमी प्रतिशत में बतानी है, लिखा है ना, अब वृद्धि बतानी है या कमी बतानी है, उसने दिया नहीं है कि वृद्धि होगी या कमी होगी, वो जब आप संख्या निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कमी है या वृद्धि है, उसे प्रतिशत में बताना है। ठीक है, तो बस आप इसका प्रतिशत निकाल लीजिए। प्रतिशत कमी 74.32 अपॉन 1000, 1000 में ही बताया जाएगा, क्योंकि जो हमारी मूल संख्या थी वो थी 1000 थी, तो हम इसे 1000 में ही बताएंगे आंसर को। तो इसमें एक जीरो से जीरो, 2 जीरो कैंसिल होगा और एक जीरो यहाँ पे जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 7.432। हमें निकटतम में बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अभी कौन सा सबसे निकट है। अच्छा, 7 के बाद में 8 आता है, मतलब 7.432 के बाद में 8 आता है और पहले 7 आता है। ठीक है, अब देखिए 7.5 बीच में होता है, यहाँ से दूरी बराबर, यहाँ से दूरी बराबर, लेकिन ये इस साइड में है 7.4 यानी इससे भी कम है, तो ये 7 के नज़दीक जाएगा। अगर ये इसकी वैल्यू 7.5 से थोड़ी सी भी ज़्यादा होती तो हम आंसर 8 लगाते, क्योंकि इसमें सब दिए हुए हैं। आंसर जो है आपके 7, 6, 9, 8, 8 भी दिया हुआ है, 7 भी दिया हुआ है। तो जो हमारा आंसर है वो किसके नज़दीक है, 7 के, 8 के, जो 7 के नज़दीक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, निकटतम पूर्णांक का मतलब यही होता है। अगर ये वैल्यू मान लीजिए गलती से भी ये होती, ये या 7.5 से कुछ ज़्यादा होती तो हम 8 लगाते। ये वैल्यू 7.5 से कम है, ये अगर ज़्यादा होगी तो 8 लगाएंगे, कम होगी तो हम लगाएंगे 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसमें आप 1000 मान लेंगे या 10,000 मान लेंगे तो आपको और भी आसानी होगी, लेकिन 1000 मानने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अगर आप इसे करने जाएंगे तो ये कम से कम इसका सॉल्यूशन 2 पेज का है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे ये बहुत कम समय में हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी सी की आय क्रमशः, यानी ए की ये है, बी की ये है, ये ए, ये बी की और ये सी की, जब क्रमशः दिया हो इसका मतलब ए बी सी की दिया है, उनकी बचत का अनुपात ये है। ए और सी की आय का अंतर, ये तो बात की बात है, अंतर ये तो बी की आय बतानी है। ठीक है, यहाँ पे आय नहीं दी गई है, बचत का अनुपात दिया गया है और आय का खर्च खर्च दिया गया है, खर्च। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बचत का अनुपात देखिए, बचत का अनुपात 8, 9 और 20, ए बी सी, और जो खर्च है, अच्छा यहाँ पे देखिए जो खर्च है, खर्च है हमारा 80%, तो बचत कितनी होगी 20%। इसी तरह बी की कितनी होगी 15% और सी की कितनी होगी 75%। जो चीज़ आपको बतानी थी वो ये बतानी थी कि आप अगर बचत के अनुपात में आप अगर खर्च के अनुपात से भाग दे देंगे तो आय का अनुपात आ जाता है। ठीक है, अगर बचत है उसके बाद में अगर अगर आप खर्च के अनुपात में आप कितना ही देखिए,
बचत के अनुपात में आप खर्च के अनुपात से डिवाइड कर देंगे तो आय का अनुपात आ जाएगा आपका। ये एक लॉजिक होता है सिंपल सा, आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है। जब इसे आप करेंगे ऐसे याद कर लीजिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे यूज होगा इसका। ए है, बी है और सी है, तो 8 है, 9 है और ये 20 है। जब इसे डिवाइड करेंगे 80% से, और इसे सॉरी 80 नहीं 20 होगा ना, और ये 15% और ये से 10% सी की बची, और ये हो गई 10%, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे ये क्योंकि अनुपात में है तो परसेंटेज हमारे कैंसिल हो जाएंगे, और ये कटेंगे भी, 5 चौक 20, 5 या 15 और 5 दूनी 10, यानी जो हमारा रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा ए और बी और सी के अनुपात का आएगा 8, 4, 9 और 3, और ये आ जाएगा 20 और 2, ठीक है। ये 25 है क्या, सॉरी यहाँ पे 25 है, ये तो मैंने देखा ही नहीं, यहाँ पे 25 आएगा भाई, 25 तो ये 5 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए ये आ जाएगा 5। जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा इसका 60, तो 4 से 15 यानी 120, 3 से 20 बार जाएगा 180, और ये 15, 5 से 12 बार यानी 240, ठीक है। और 0 0 कैंसिल, और 6 से 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 चौको 24, यानी जो अनुपात आ जाएगा इनका आय का वो आ जाएगा 2 3 4, ए बी सी की आय का अनुपात, ठीक है। अब दिया क्या है इसमें, ए और सी की अनुपात का आय का अंतर 18,000 है, ये ए का है ये सी का है, इन दोनों का अंतर क्या है, दो बराबर दिया है हमें 18,000, एक बराबर आ गया 9,000, ठीक है। तो इसमें पूछा है बी की आय, यानी 3 बराबर 27,000 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो लॉजिक की बात थी, लॉजिक की बात यही थी कि अगर आप बचत के अनुपात में आप अगर बचत से डिवाइड कर देते तो आय का अनुपात आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे बचत का अनुपात भी दे सकते हैं, वो आपका खर्च का अनुपात भी दे सकते हैं, तो आपको केवल बचत से डिवाइड करना है तो उसमें आय का अनुपात आ जाता है। कि अगर हो सकता है यहाँ पे आपको खर्च का भी अनुपात दिया होता और यहाँ पे बचत का अनुपात दिया होता, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, उल्टा दे सकता था इसका, जब उल्टा देता तब भी आप डिवाइड करते, तब भी आपका आंसर बचत का अनुपात आता है यहाँ पे, और बचत के अनुपात के बाद में आपका आय का अनुपात ही आता है, ठीक है। तो आय के अनुपात से बचत के अनुपात में अगर खर्च के अनुपात से आप डिवाइड करेंगे तो आपको आय का अनुपात मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में, अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए, और हाँ शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि उन्हें भी मैथ के जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें उन्हें हेल्प मिल सके, ठीक है। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकॉन को प्रेस करें। बेल आइकॉन क्या होता है, इससे नोटिफिकेशंस आते हैं नेक्स्ट वीडियो के, ठीक है। जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा, अपलोड करूंगा, तुरंत ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में परसेंटेज के ही, जिसमें मैं आपको मेंस में आए हुए क्वेश्चन करवाऊंगा, लास्ट ईयर के 5-6 सालों में जो मेंस के आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।